पत्रकारों पे हमला हो रहा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। राम राज्य लाने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में और गुंडा राज लाकर खड़ा कर दिए हैं। उन्हीं के पार्टी के जो हिंदू हैं सिर्फ उन्हीं को वो हिंदू समझते हैं या बाहरी लोगों को हिंदू नहीं समझते हैं। ये अपराध कभी जीवन में नहीं रोक पाएंगे। अर्नब गोस्वामी जैसे अगर इस देश में पत्रकार रहेंगे तो पत्रकारों की इज्जत कौन करेगा। एक जातीय विशेष को लेकर टारगेट करके जिस हिसाब का ये खेल चल रहा है, ये बड़ा गंदा खेल है। हमने अपने नेता ने हमने कार्टून चुना है, कार्टून नेटवर्क और पोगो का टॉम एंड जेरी चुन लिया है। कानून के न मानने वाले लोग सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं। आज तुम्हारा ये चक्कर घूमता रहता है, सरकार के घमंड में मत रहना, पैरों में पहिए लगे रहते हैं, चले जाएंगे नब जाएंगे, कोई पता नहीं है जनता कब किसको वोट दे दे। बहुमत से इनकी सरकार लाई गई इसीलिए कि ये अपने मनमानी करें। तो कब तक झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलने की भी एक हद होती है। देखिए हकीकत क्या है पता है कि इस समय जो यूपी में हमारी गवर्नमेंट चल रही है ना, वो ठाकुरवाद के ऊपर चल रही है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही 47 धाराओं में लिप्त हो तो उस प्रदेश का क्या होगा? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं बनारस से राजेश अग्ररी। कुछ लोग मेरे साथ हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से पत्रकार पर हमला होता है बच्ची के बचाने को लेकर के, अपनी भतीजी को, और 2 दिन पहले उसको गोली मारी जाती है, आज उसकी मौत होती है। तो क्या ये सरकार क्या चल रहा है पूरी मामला, आइए हम इनसे बात करते हैं। बनारस कुछ लोग हैं। आप सोच लीजिए कि जब योगी जी शपथ लिए और शपथ लेने के समय उन्होंने कहा क्या था कि राम राज्य लाएंगे। राम राज्य तो नहीं ला सके लेकिन अपराध राज्य जरूर ला दिए। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात करते थे। आज के डेट में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अपराध युक्त हो चुका है और आज के डेट में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हो चुका है। ये अपराध कभी जीवन में नहीं रोक पाएंगे, कभी जीवन में रोक पाएंगे, क्योंकि हमने अपने नेता ने हमने कार्टून चुना है, कार्टून नेटवर्क और पोगो का टॉम एंड जेरी चुन लिया है। ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। एक कानून अभी ठीक से चलता नहीं है, दूसरा कानून लेकर आ जाते हैं जो वो उससे भी बड़ा फेल्योर होता है। कानून आप रोक कैसे सकते हैं जो है कि जब हमारे अंदर बेसिक एजुकेशन नहीं है। स्कूल की हमारी हालत देख लीजिए, मॉरल एथिक्स हमारे इतने लो हैं, जब इतना कुछ हमारे अंदर है ही नहीं। आज हमारे देश में कानून के नाम पर, सिर्फ व्यवस्था के नाम पर सिर्फ हम मजाक उड़ाते हैं। आज हम कुछ भी घटना हो जाए तुरंत हम एक आम आदमी मुंह से बोलता है अरे भैया अमीर है तो वो फंस नहीं सकता, उसको कुछ नहीं होगा, वो पैसा देके छूट जाएगा। ऐसी भावना लोगों के मन में क्यों जागी? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं न्यायपालिका काम नहीं कर रही है। हम कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र बॉडी है, अगर स्वतंत्र बॉडी है तो उसे स्वतंत्रता के तरीके से जो है कार्य करना चाहिए, लेकिन नहीं, नेताओं के हस्तक्षेप के मामले में अच्छा पूर्ण बहुमत आ जाती है लोकतंत्र में तो जज भी डरेंगे भैया उन्हें कहीं हटा ना दिया जाए। तो ऐसा क्यों चलता है? जब मॉरल एथिक्स नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, हमारे अंदर खुद सहन करने की क्षमता नहीं है। लेकिन पत्रकारों के ऊपर हमला हो क्यों रहा है, ये खुद पत्रकारों की जमात से ही पूछना होगा और वहीं से इसका निर्णय लेना होगा कि क्यों हुआ। असल में जिस तरीके से एक समय था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को, तो जिस तरीके से आज के समय में जिस तरीके से पत्रकारिता बिकी हुई है, जिस तरीके से पत्रकारिता में चाटुकारिता पूरी तरीके से घुसी हुई है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं का या वर्तमान में राज्य सरकार या केंद्र के सरकार का लगातार तलवा चाटने का काम कुछ पत्रकार कर रहे हैं, उससे होता क्या है कि 100 पत्रकार जब एक जैसा काम कर रहे थे उसमें से 10 को अलग नहीं माना जाएगा, उनको भी उसी तरह माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो गाज़ियाबाद की जो घटना, ये बड़ी निंदनीय घटना है, मुझे बड़ा अफसोस भी है, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना भी है। लेकिन उस परिवार के साथ हुआ क्यों ऐसा, ये क्यों हुआ, या इस तरीके की जो मानसिकता, इसको बढ़ावा कहाँ से मिला? इसका बढ़ावा सीधे सीधे राज्य सरकार व केंद्र सरकार से हुआ। पत्रकारों पे हमला हो रहा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अब जिसकी सत्ता हो गई है, अर्नब गोस्वामी जैसे अगर इस देश में पत्रकार रहेंगे तो पत्रकारों की इज्जत कौन करेगा? कोई ना कोई पत्रकार अगर नोबेल पुरस्कार है तो उसकी तो इज्जत होती नहीं है इस देश में, वो कह दे तो वो देशद्रोही है। बार बार पत्रकार अगर कवरेज करने जा रहे हैं, अब इस देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये आए थे कह के कि हम राम राज लाएंगे, गुंडा राज हो चुका है, राम भगवान तो मुझे दिखते नहीं है। देखिए हकीकत क्या है पता है कि इस समय जो यूपी में हमारी गवर्नमेंट चल रही है ना, वो ठाकुरवाद के ऊपर चल रही है। हमें जो लोग ऐसे गुंडागर्दी करते हैं उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए, और कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म और जाति का हो, जो असामाजिक तत्वों से विलीन हो, उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन कौन देगा? ये पुलिस तो डिसाइड नहीं कर सकती, ये न्यायालय के तहत जाके दिया जाए तो ये सही लगता है। लेकिन ऐसा मामला बना दिया गया है कि श्री राम ठाकुर थे तो हम ठाकुरों की संरक्षण करेंगे। श्री राम ठाकुर थे तो उन्होंने कब कहा था कि वो जो है रावण की पूजा नहीं करते थे? रावण की पूजा भी वो करते थे, लेकिन रावण को उसके अहंकार ने नष्ट किया था। अच्छा, अपराधियों का मनोबल बढ़ा क्यों है? इसलिए क्योंकि जब ये हत्यारोपी, जब किसी भी मामले के हत्यारोपी आते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है,
उनको घर बुला के उनके लिए सरकारी नौकरी की मांग की जाती है, उनको घर बुला करके मिठाई खिलाया जाता है। और ये कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं करते, ये इनके जिम्मेदार नेता लोग करते हैं, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं या विधायक हैं या सांसद रहे हैं या इस तरीके के चुनावों के प्रत्याशी रहे हैं। तो इस समय जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए हम लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा सरकार को दोषी मानते हैं और कुछ पत्रकारों को भी दोषी मानते हैं। देखिए, एक सही मायने में जो पत्रकारिता होती है, एक जो पत्रकार होता है, वो किसी भी प्रकार की सत्ता या सरकार के विपक्ष में जा करके आम जनता से जुड़े सवालों को, आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है और सरकार से सवाल पूछता है। लेकिन आज के समय में जो पत्रकारिता के लिए एक जो समाज में सबके मन में एक भावना आ गई है, सबको ये पता है कि ये कभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, कभी भी सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे। ये लगातार सरकार और सत्ता के दबाव में, हनक में रहते हुए सरकार के पक्ष में ही ये काम करेंगे। तो इसलिए इनको भी कोई विशेष इज्जत के नज़र से नहीं देखा जाता है। जो तरीका जो इस समय चल रहा है, जो इस समय की सिचुएशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो इनको बिल्कुल भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। लगातार इनको यही कहा है ये सरकार के चाटुकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ पत्रकार जो हैं वो निर्भीक और निर्डरता से भी समाज के लिए और लोगों के लिए हो रहे अपराध के लिए, हो रहे जो इस समय उत्तर प्रदेश में जो गतिविधि चल रही है उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो हो सकता है ये भी उसी तरह के पत्रकार रहे हों, हो सकता है ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पत्रकार रहे हों। छेड़खानी तो एक बहाना है। वर्तमान की जो योगी सरकार है वो पहली बात तो हमें लगता है कि कानून को ये मानती तक नहीं है, क्योंकि स्वयं इनके ऊपर इतनी धाराएं मतलब इनके ऊपर खुद लगी हुई हैं कि ये कानून को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला देख लिए या फिर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद जो कार्रवाई चली उसकी तो मैं घोर निंदा करता हूं कि उसके घर को गिरा देना, ये कहाँ कानून में लिखा है कि उसके घर को गिरा देना है। पुलिस अगर अपराधियों की तरह कृत्य करेगी तो हमारा समाज किसके पास जाएगा? भाई वो अपराधी है, वो उसने घटना किया, कानून में जो हमें अधिकार दिया गया है, संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए उसके तहत हम काम करें। भाई कोई आरोपित है, किसी घटनाक्रम में संलिप्त है, उसके घर की 82-83 कराएं, कुर्की कराएं, गैंगस्टर में संलिप्त करें, गिरोह है तो फिर उसके घर 14 की कार्रवाई करिए। भाई उसके संपत्ति को सीज कीजिए। उसके लड़के को कहाँ से आप भाई घुटने के बल पे आप बैठा दे रहे हैं? 10 दिन में आई हुई उसके घर की बहू, उसको आप जेल भेज दे रहे हैं। किस कानून के आधार पे भेज दे रहे हैं? कौन से आईपीसी उनके खिलाफ आप लग रहे हैं? कौन सा आईपीसी आप मतलब आईपीसी के धारा के तहत उसके खिलाफ मुकदमा आपने दर्ज किया? तो कहीं न कहीं कानून के न मानने वाले लोग सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं और इनके अनुयायी जो इनको मानते हैं वो कहीं न कहीं अभी आप कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाजपा के नेता अपहरण में संलिप्त पाए गए हैं। उनके फोटोग्राफ्स मतलब मुख्यमंत्री योगी के साथ और प्रदेश के विभिन्न मंत्रियों के साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं। तो कहीं न कहीं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की संलिप्तता है। विकास दुबे तब ही अपराध किया जब इनका सरकार था। लखनऊ में परसों की नरसों घटना है, 2 महिलाएं सीएम आवास के सामने आग लगा लेती हैं अपने आप को, और अब वो कहाँ हैं स्मृति ईरानी जी, अमेठी की सांसद? अब वो स्मृति ईरानी जी कहीं दिख नहीं रही हैं। वही स्मृति ईरानी जी थी कि पिछली सरकारों के खिलाफ धरने पे बैठ जाया करती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजा करती थी, मुख्यमंत्री को बोला करती थी। और 2017 के पहले हमारे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का यही बयान आया करता था कि उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। और आज की वर्तमान सरकार में अपराध के इस स्तर पे माननीय मोदी जी का कोई बयान नहीं आ रहा। और अभी अखबार के माध्यम से एक कॉलम लिखा हुआ हमने देखा जिसमें मोदी जी ने कहा कि हमने 150 देशों को मदद की कोरोना में। अरे मान्यवर, पहले अपने देश में तो मदद कर लीजिए, अपने लोकसभा की स्थिति देख लीजिए। परसों रात की घटना आप देख लीजिए कि एम्बुलेंस में ले के आदमी परेशान है, दीनदयाल से उसको शिफ्ट किया गया बीएचयू, और बीएचयू अभी जिसका मोदी जी उद्घाटन करके गए हैं, जिसको एम्स का मान्यता मिला है, उस एम्स की कंडीशन बता दे कि 2 घंटे 3 घंटे से वो आदमी चिल्ला रहा है। हॉस्पिटल के अंदर का भी वो वीडियो इस समय वायरल हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो किस प्रकार से चिल्ला रहा है। और वहाँ दीनदयाल के जो स्टाफ आए हुए थे वो खुद कह रहे हैं कि भैया यहाँ यही हाल है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे ऐसे ही पड़े रहते हैं मरीज, यहाँ नहीं। और वो प्रधानमंत्री कहता है हमने
50 देशों की मदद की, तो कब तक झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलोगे। लेकिन मैं खुद एक भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूं और भाजपा के लिए मैंने झंडे उठाए और आरएसएस में भी मेरा रेगुलर जाना रहता था। मोहन भागवत जी से भी मुलाकात हुई, ठीक है ना। तो आरएसएस का जो एक मुख्य एजेंडा है जो कि हमें देश को हिंदूवादी बनाना है। अच्छी बात है अगर आप हिंदुओं का संरक्षण करना चाहते हैं, लेकिन ये भी बता दें कि हिंदुओं का संरक्षण सिर्फ कैसे किया जाता है, सिर्फ उनको बदनाम करके किया जाता है या कुछ उन्हीं के पार्टी के जो हिंदू हैं सिर्फ उन्हीं को वो हिंदू समझते हैं या बाहरी लोगों को हिंदू नहीं समझते हैं। ये कहीं न कहीं गुंडा राज को एकदम प्रदर्शित करता है, जिसमें अपराधियों को संरक्षण दे करके अवैध खनन कराया जा रहा है, अवैध संपत्तियों को अधिग्रहण कराया जा रहा है, लूट लपेट जो योगी सरकार में जो मंत्री विधायक और इनके जो नेता हैं वो आम जनमानस जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान है, उनके घर, उनके ज़मीन, उनकी संपत्ति उनसे लूट कर रही है। उसमें ये सबसे बड़ा यह उदाहरण है कि अपनी मांग को लेकर के ये दो मुस्लिम महिलाएं जब अपने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किए तो उनको मिलने नहीं दिया गया। तो उसमें कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि उन अपराधियों को मुख्यमंत्री का संरक्षण है। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ डिस्टर्ब हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि गाज़ियाबाद में जिस तरह से विक्रम जोशी जी की को अपने भतीजी के साथ उनके छेड़खानी का मामला हुआ और कुछ मनबढ़ लोगों के द्वारा गोली चला दी गई और आज उनकी मौत हो गई। और आप विकास दुबे का ही मैटर देख लीजिए, आज प्रशासन किस तरह से बैकफुट पे जा चुकी है। आप सोचिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तय करता है कि दूरी क्या होनी चाहिए गोली की, उस दूरी को नहीं दर्शाया गया। ये ज़रूर दिखाया गया कि उनके शरीर में जो गोली लगी है वो शरीर को आर पार कर गई। तो शरीर को आर पार कर गई, जब प्रशासन ये कह रही थी कि विकास दुबे भाग रहा था और उसे गोली मारी गई थी, तो भागते हुए आदमी को अगर हम गोली मारेंगे वो भी 9mm की पिस्टल से, तो वो गोली शरीर के पार नहीं जाएगी। जब भी वो गोली मारी गई है वो नज़दीक से गोली मारी गई है। और इस तरह की कई घटनाएँ हैं। एक तरह से आप देखिए तो अपराध मुक्त प्रदेश तो नहीं, अपराध युक्त प्रदेश होता चला गया है। और दूसरे की क्या बोला जाए, स्वयं मुख्यमंत्री के ऊपर जब 47 धाराएं हैं और वो मुख्यमंत्री बात करे कि मैं अपराध मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, तो ऐसे मुख्यमंत्री से अपराध मुक्त प्रदेश की बात ही एक तरह से ओछी हरकत की तरह लग रही है। अपने आप को जो साबित करना चाह रहे हैं कि हम एक सच्चे हैं, राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रवादिता और ये सच्चापन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब बेमानी साबित होती जा रही हैं। अपराध एकदम चरम पे है। अभी आजमगढ़ की घटना देख लीजिए, सुल्तानपुर में देख लीजिए जिस हिसाब से सपा नेता जो थे उनकी हत्या हुई, कमलेश जी की हत्या हुई इलाहाबाद में। तो अपराध का जो स्थिति, और ख़ास करके इनके शासनकाल में अभी तक 368 ब्राह्मणों की जो हत्या हुई है, उससे एक तरह से ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का, इनका ग्राफ उठा के देख लीजिए, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं 3 जातियों के ऊपर खास करके टारगेट किया, दलित, पिछड़ी और मुसलमान। इन तीनों पे टारगेट करके ये कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी हमने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था, जिस पोस्ट पे कुछ लोगों को नागवारा लगा मेरा पोस्ट कि विजय मिश्रा के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हमने लिखा कि विजय मिश्रा के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, ये ब्राह्मणद्रोही सरकार है। तो आज हमने एक ऐसा माहौल बना दिया है, भैया ठाकुरों की सरकार है तो ठाकुर, कल को यादव जी आएंगे तो यादव, कल को मुसलमान कोई आएगा तो कांग्रेस है तो मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। हमें ये देखना होगा कि हमें न्यायपालिका को मजबूत करना होगा। जहाँ तक रही बात पत्रकार के हत्या की, तो पत्रकार ने जब पहले ही ये बात जो है गाज़ियाबाद पुलिस को लिखवाई थी, रिपोर्ट दर्ज कराया था कि हमें उसकी भतीजी, शायद उसकी बेटी को छेड़ने की कोशिश की गई है, परेशान किया जा रहा है, तो वहाँ की पुलिस क्यों मुंह बंद करके बैठी रही? सिर्फ एग्ज़ाम पास करके ट्रेनिंग कर देने से एक अच्छा पुलिस वाला पैदा नहीं होगा। हर व्यक्ति के अंदर मॉरल एथिक्स की बहुत ज़रूरत होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। मेरे अंदर खुद अगर कमी है तो हमें उसे जगाना होगा। और ये सब बदलाव तभी हो सकता है जब हम बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, बेसिक एजुकेशन में बदलाव करेंगे। बिना शिक्षा व्यवस्था के अच्छे कोई भी देश नहीं खड़ा हो सकता है। अगर हम संक्षिप्त में बोलें तो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी शिक्षा व्यवस्था होती है। यदि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो हम तमाम मुद्दों पर और तमाम ऐसी परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई एक देश हैं, हर देश में अपराध होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके अगर मैं आपको एक थप्पड़ मारूं तो आप न्यायपालिका का मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आके हम ही को गोली मार के चले जाएंगे, तो फिर मतलब क्या रहा? न्यायपालिका बंद करके दरवाजा बैठी रहे, हम ही आप जो है कि न्याय डिसाइड कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। पत्रकार ने, कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो अच्छा समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस पत्रकारिता का पूरा दर्जा गिरा दिया है, जो समझ नहीं पाते हैं। आप पहले के 2019 के चुनाव के पहले
भारत पाकिस्तान अभी खोल लीजिए, कोई भी चैनल खोल लीजिए, राफेल आ रहा है 29 जुलाई को भारत में, अब होगा युद्ध चाइना के बीच में। ये मतलब नहीं ना है, हम युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं। जब कोई बात बैठ के जो है सुलझाई जा सकती है तो युद्ध क्यों हो रहा है? गांधी के देश में अगर कोई पत्रकार टीवी चैनल पे बैठ के ये कहे कि हाँ अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, तो गांधी एक अहिंसात्मक व्यक्ति के पद्धति से उन्होंने जीत दिलाई। खाली गांधी नहीं थे, गांधी के साथ 7.5 लोग 8 लाख लोग मिले हुए थे। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि गांधी के देश में आज हमेशा जो है कि मारने पीटने की बात हम लोग करते रहते हैं? कुछ पत्रकारों ने अपने से दर्जा गिरा दिया, इसीलिए आज गुंडे लोग भी समझ गए कि भैया पत्रकार है तो कोई ना कोई नेता का चाटुकार होगा, ठोक दो, सीधे से ठोक दो। एक ज़माने में पत्रकार जब अटल जी रहते थे तो पत्रकारों की बड़ी इज्जत होती थी, क्योंकि वो पूर्व पत्रकार वो भी थे, तो पत्रकारों से लोग डरते भी थे। एक समय ऐसा भी था जब नेहरू जी थे तो पत्रकारों से डरते थे। एक समय तो राम मनोहर लोहिया थे, जब उन्होंने पत्रकार से बोला था कि जीवित इंसान कभी जो है 5 साल के लिए वेट नहीं करता है, जीवित प्राणी जो होता है। तो एक पत्रकार की एक हस्ती रही, समाज में रही। जॉर्ज ऑरवेल ले लीजिए, बिहार से 1902 में जन्मे, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी अपने जो है कि 1982 के जो उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी, आज वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, समाज ने बहुत अच्छे पत्रकार भी दिए और आज भी हैं पत्रकार, और इसको हिंदी पत्रकारिता में सामने जो है कि दिखाया जाए कि कैसे उन्होंने सुशासन को बढ़ावा दिया। यदि नहीं करेंगे तो भैया आज तुम्हारा ये चक्कर घूमता रहता है, सरकार के घमंड में मत रहना, पैरों में पहिए लगे रहते हैं, चले जाएंगे नब जाएंगे, कोई पता नहीं है जनता कब किसको वोट दे दे। काफ़ी आक्रोश है, पत्रकारों पर हमला हो चाहे किसी भी तरह का हमला हो, मगर ये लोग बहुत नाराजगी जता रहे हैं। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।